दोस्तों पिछले कुछ दिनों से अचानक से इजराइल और फिलिस्तीन की जंग की वजह से हूती मुसलमानों का नाम खबरों में छाया हुआ है। हर तरफ हूती मुसलमानों या फिर हूती बागियों की चर्चाएं हो रही हैं और मुझे उम्मीद है कि जब से यमन के हूती ग्रुप ने फिलिस्तीन की मदद के लिए खुले तौर पर इजराइल के खिलाफ जंग में कूदने का ऐलान किया है, तब से ही आप में से भी ज्यादातर लोग ऐसे होंगे कि जो इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे होंगे कि आखिर ये हूती मुसलमान या फिर हूती बागी होते कौन हैं, इनका इतिहास क्या है और आखिर ये दुनिया के शिया और सुन्नी मुसलमानों से किस तरह से अलग होते हैं और इनको हूती या फिर हूती बागी ही क्यों कहा जाता है। आखिर क्या वजह है कि खुद भी मुसलमान होने के बावजूद भी हूती लोग अपना सबसे बड़ा दुश्मन सऊदी अरबिया को मानते हैं और इससे पिछले कई सालों से लगातार एक बड़ी जंग भी लड़ रहे हैं। एक ऐसी जंग कि जिसमें न सिर्फ लाखों अरबों डॉलर्स खर्च हो चुके हैं बल्कि हजारों लोगों की जानें भी जा चुकी हैं। सबसे पहले तो आप लोग ये बात जानते चलिए कि इन लोगों का असली नाम हूती मुसलमान या हूती बागी वगैरह नहीं है, बल्कि इनका असली नाम तो ज़ैदी मुसलमान होता है। ज़ैदिया दरअसल मुसलमानों का ही एक फिरका है। अब इन लोगों को हूती मुसलमान या हूती बागी क्यों कहा जाने लगा, ये भी आप लोग इस वीडियो में आगे जान ही लेंगे। फिलहाल ये जो ज़ैदिया ग्रुप है ये वैसे तो शिया फिरके का ही एक टूटा हुआ फिरका है, मतलब जो इतिहास में एक वक्त पर शिया ग्रुप से ही अलग हो गया था, मगर इनके कुछ रस्म व रिवाज और इनके कुछ अकायद सुन्नियों से भी मिलते हैं। यही वजह है कि रस्म व रिवाज और इस तरह की दूसरी चीजों में ज़ैदिया लोगों को शियों से ज्यादा सुन्नियों के करीब समझा जाता है और शायद यही वजह है कि ज्यादातर शिया स्कॉलर्स तो ज़ैदिया लोगों को शिया मानते ही नहीं हैं। फिलहाल अब अगर बात कर लें इतिहास की, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शिया और सुन्नियों में तो फ़र्क ये है कि जहां एक तरफ सुन्नियों के मुताबिक पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद उनके 4 खलीफा हुए थे, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर और हज़रत उस्मान और हज़रत अली शेर खुदा। मगर दूसरी तरफ शिया लोगों का ये मानना है कि ये खिलाफत का कॉन्सेप्ट गलत है, बल्कि वो इमामत के कॉन्सेप्ट पर यकीन रखते हैं। उनके मुताबिक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चले जाने के बाद इमामत का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ और पहले इमाम हज़रत अली शेर खुदा थे, दूसरे इमाम उनके बड़े बेटे हज़रत इमाम हसन, तीसरे इमाम उनके ही छोटे बेटे हज़रत इमाम हुसैन, जबकि चौथे इमाम उनके पोते यानी कि हज़रत इमाम हुसैन के करबला की जंग में बच जाने वाले बेटे हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, और इस तरह से ही आगे सिलसिला चलता रहा 12 इमामों तक। मगर दोस्तों अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि शिया लोगों के इतिहास में चौथे इमाम तक तो सब कुछ ठीक चला, मगर जब चौथे इमाम हज़रत ज़ैनुल आबिदीन की वफ़ात हुई तो उनकी वफ़ात के बाद शिया लोगों में इख्तिलाफ हो गया। मतलब एक बड़े ग्रुप ने तो उनके बेटे हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर को ही उनका वारिस मान लिया और अगला इमाम मान लिया, मगर एक छोटा ग्रुप ऐसा भी था कि जिसने इमाम मोहम्मद बाकर की बजाय उनके ही एक दूसरे बेटे हज़रत ज़ैद बिन ज़ैनुल आबिदीन को अपना इमाम मान लिया। और जिन लोगों ने उस दौर में हज़रत मोहम्मद बाकर की बजाय हज़रत ज़ैद को अपना इमाम माना था वही आगे चलकर ज़ैदिया मुस्लिम कहलाए। वहीं दूसरी तरफ शिया लोगों के जिस बड़े ग्रुप ने हज़रत मोहम्मद बाकर को अपना इमाम माना था वो लोग असनाशरी या फिर 12 कहलाए, मतलब के 12 इमामों वाले। आज के दौर में दुनिया भर में हम लोगों को जितने भी शिया नज़र आते हैं, अब वो चाहे ईरान देश हो, अज़रबैजान हो, लेबनान हो या फिर इंडिया और पाकिस्तान हो, इन सारे ही देशों में लगभग सारी शिया आबादी असनाशरी ग्रुप की ही है। वहीं ज़ैदिया या इस तरह के जो दूसरे शिया छोटे ग्रुप हैं वो बिल्कुल ना होने के बराबर पाए जाते हैं। ज़ैदिया की अगर बात कर लें तो इनकी ज़्यादातर आबादी आज के दौर में यमन के इलाके में रहती है। ज़ैदिया ग्रुप ने इतिहास के अलग अलग दौर में मुस्लिम दुनिया के अलग अलग इलाकों पर अपनी शानदार, बड़ी और ताकतवर हुकूमतें भी कायम की हैं, चाहे बात हो यमन के इलाके की, मोरक्को के इलाके की या फिर नदन अफ्रीका के इलाके की, नदन ईरान की या फिर सेंट्रल सऊदी अरबिया की। ये सारे ही वो इलाके थे कि जिनमें किसी दौर में ज़ैदिया ग्रुप की ताकतवर हुकूमतें कायम हो चुकी हैं। ऐसी हुकूमतें कि जो अगली कई सदियों तक कायम रही थीं, और स्पेशली जो यमन का इलाका है वो तो ज़ैदिया ग्रुप का हमेशा से गढ़ ही रहा है। यहाँ पर रहने वाले जो ये सारे लोग हैं ये 2 चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद करते हैं और उस पर फख्र करते हैं। पहली चीज़ तो ये कि ऐतिहासिक तौर पर यमन के इलाके में जो सबसे पहले इस्लाम आया था वो हज़रत अली शेर खुदा के ज़रिए से आया था, यानी वो खुद यहाँ पर आए थे और उनके आने से ही इस्लाम का आगाज़ हुआ था। दूसरी चीज़ ये कि बड़ी बड़ी ऑथेंटिक किताबों में इस तरह की हदीसें पाई जाती हैं कि जिसके मुताबिक पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मदीना के इलाके में बैठकर यमन के लोगों के लिए ख़ास दुआ की थी, और इस चीज़ को भी आज तक यमन के लोग याद करते हैं और अपने लिए बहुत ज़्यादा ख़ास मानते हैं। बात करें अब अगर ज़ैदिया लोगों के बिलीव्स मतलब के अकायद के बारे में, तो भले ही ये लोग शिया ग्रुप की ही एक शाख हैं और इमामत के कॉन्सेप्ट पर भी यकीन रखते हैं, मगर उसके बावजूद भी ये बाकी शियों की तरह इमामों को मासूम नहीं मानते हैं। साथ ही साथ ये लोग शियों से उलट और सुन्नियों की तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक और हज़रत उमर फारूक आज़म को हज़रत अली से अफजल मानते हैं। इतना ही नहीं, इनका जो नमाज पढ़ने का तरीका है या वज़ू करने का तरीका है वो भी शियों से काफ़ी उलट और सुन्नियों से काफ़ी मिलता जुलता है। आप में से बहुत सारे लोग अब यही सोच रहे होंगे कि चलो वो सब कुछ तो ठीक है, हमने ज़ैदिया ग्रुप के बारे में भी बहुत कुछ जान लिया, मगर अब आखिर ये हूती का क्या कॉन्सेप्ट है। आखिर जब इन लोगों का असली नाम ज़ैदी है तो इनको हूती मुसलमान या फिर हूती बागी क्यों कहा जाता है।
تو دوستوں ان لوگوں کو یہ نیا نام ابھی بالکل کچھ سال پہلے ہی دیا گیا ہے، اور اس کے پیچھے جو سب سے مین اور اکلوتی وجہ ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ ان لوگوں کا سب سے بڑا دشمن اور ان کا اپنا ہی پڑوسی دیش سعودی عربیہ ہے۔ ہاں دوستو، آپ لوگوں نے بالکل صحیح سنا، سعودی عربیہ۔ چلیے آپ لوگوں کو ایک بار پھر سے ذرا تھوڑا سا پیچھے لے کر چلتا ہوں۔ یہ یمن دیش ہے کہ جو دنیا کے نقشے میں سعودی عربیہ کے بالکل نیچے موجود ہے۔ دنیا کے زیادہ تر مسلم علاقوں کی طرح اس علاقے میں بھی خلافت راشدہ کے بعد وقت وقت پر سلطنتیں اور حکومتیں بدلتی رہیں۔ 1229 کے قریب اس علاقے میں رسولید ونشج نے اپنی ایک طاقتور سلطنت قائم کی تھی۔ اس کے بعد 16ویں صدی میں جا کر زیادہ تر مسلم علاقوں کی طرح اس علاقے پر بھی سلطنت عثمانیہ کا راج ہو گیا تھا۔ مگر دوستو ان تمام چیزوں سے الگ ہٹ کر زیدی مسلمان کے جن کو بہت سارے لوگ زائدی بھی کہتے ہیں، یہ دھیرے دھیرے اتہاس میں یمن کے علاقے پر اپنی پکڑ بنا چکے تھے۔ آج سے لگ بھگ 1000 سال پہلے بھی ان لوگوں کی سلطنت یمن کے علاقے پر قائم ہوا کرتی تھی، اور پورے ہی 1000 سال یہ لوگ یمن کے الگ الگ علاقوں پر راج کرتے رہے ہیں۔ زائدی مسلمانوں کے آخری امام کے جن کا نام امام احمد تھا، ان کو 1962 میں قتل کر دیا گیا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پورے یمن میں سول وار یعنی کہ گرہ یدھ شروع ہو گیا، اور یمن دیش دو ٹکڑوں میں بٹ کر رہ گیا۔ ایک تھا نارتھ یمن جبکہ دوسرا تھا ساؤتھ یمن۔ ساؤتھ یمن میں USSR یعنی کہ سوویت سنگھ کا دبدبہ ہوا کرتا تھا، جبکہ نارتھ یمن کو امریکہ جیسے دیشوں کا سپورٹ حاصل تھا۔ سال 1978 میں امریکہ جیسے دیشوں کی سپورٹ والے نارتھ یمن میں علی عبداللہ صالح کو راشٹرپتی بنایا گیا۔ علی عبداللہ صالح کے دور میں ہی نارتھ یمن اور ساؤتھ یمن کے بیچ جنگ شروع ہوئی، مگر یہ وہ دور تھا کہ جب USSR یعنی سوویت سنگھ کافی کمزور پڑ چکا تھا، اور دنیا کے دوسرے دیشوں کی طرح ساؤتھ یمن میں بھی اس کا اثر دکھا، اور ساؤتھ یمن ایک بار پھر سے نارتھ یمن میں مرج ہو گیا، یعنی ٹوٹا ہوا یمن دیش ایک بار پھر سے آپس میں جڑ گیا تھا، اور اس جڑے ہوئے دیش کو نام دیا گیا تھا ریپبلک آف یمن، اور اس جڑے ہوئے دیش کا پہلا راشٹرپتی علی عبداللہ صالح کو ہی بنایا گیا تھا۔ اور یہ سب کچھ اس لیے ممکن ہو پا رہا تھا کیونکہ علی عبداللہ صالح کو سپورٹ کر رہے تھے امریکہ اور سعودی عربیہ جیسے طاقتور دیش، مگر دوسری طرف جو زیدی مسلمان تھے وہ ان تمام چیزوں سے کافی پریشان تھے، کیونکہ علی عبداللہ صالح کے پاور میں آتے ہی ان لوگوں کو دوسرے درجے کا ناگرک بنانے کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ ان لوگوں کو مین اسٹریم پولیٹکس سے دور کر دیا گیا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان لوگوں کے بیچ نہ صرف ڈر پیدا ہو گیا تھا بلکہ زیدی مسلمانوں میں یہ باتیں بھی چلنے لگی تھیں کہ اگر سب کچھ ایسا ہی چلتا رہا تو کچھ سالوں کے اندر زیدی مسلمان خود اپنے ملک یعنی یمن سے ہی باہر ہو جائیں گے اور زیدیوں کا پوری دنیا سے خاتمہ ہو جائے گا۔ ایسے ہی ماحول میں اپنی قوم کو بچانے کا بیڑا اٹھایا ایک نوجوان نے، ایک اسٹوڈنٹ نے، کہ جس کا نام ہوا کرتا تھا حسین بدر الدین الحوتی۔ یہ دراصل ایک ایسا اسٹوڈنٹ تھا کہ جس نے 1990 کے دشک میں وہاں پر ہوتی موومنٹ یعنی ہوتی آندولن کی شروعات کی۔ اس آندولن کا صرف ایک ہی مقصد تھا، زیدی مسلمانوں کو ایک بار پھر سے یمن کے اندر طاقتور اور ترقی یافتہ بنانا۔ شروع میں ہوتی لوگوں کے کام کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ وہ تمام لوگوں کو کیمپس کے اندر لے جایا کرتے تھے، جہاں پر بڑے بڑے شیعہ اسکالرز کی کتابیں ان لوگوں کو پڑھائی اور سمجھائی جاتی تھیں۔ یعنی جو حسین بدر الدین الحوتی تھا وہ ہر حال میں اپنی قوم کی کھوئی ہوئی وراثت اور اپنی قوم کی کھوئی ہوئی ہر چیز کو واپس لانا چاہتا تھا، مگر دوسری طرف اس دور میں صالح کی جو یمنی سرکار تھی وہ بڑی تیزی کے ساتھ سعودی عربیہ اور امریکہ کے ساتھ اپنے رشتوں کو مضبوط کر رہی تھی، اور ان تمام چیزوں میں اسرائیل بھی بڑا خوش نظر آ رہا تھا، کیونکہ جو زیدی مسلمان تھے وہ دراصل ہمیشہ سے ہی اسرائیل کے بہت زیادہ خلاف رہے تھے، مگر اب جب وہ خود اپنے ہی ملک میں کمزور پڑ گئے تھے اور گورنمنٹ میں بھی ان کا کوئی دبدبہ نہیں تھا، تو اسی وجہ سے وہ فلسطینیوں کے لیے کوئی آواز وغیرہ بھی نہیں اٹھا پاتے تھے۔ اس دور میں جہاں ایک طرف ہوتی لوگ اپنے حق مانگ رہے تھے، اپنے رائٹس کی بات کر رہے تھے، تو وہیں دوسری طرف صالح سرکار بڑے مزے میں نظر آ رہی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ زائدی مسلمانوں کا غصہ بڑھتا گیا اور آندولن بھی کافی تیز ہوتا چلا گیا۔ دھیرے دھیرے جب حالات زیادہ بگڑے تو حسین بدر الدین الحوتی بھی گورنمنٹ کی نظروں میں چڑھ گیا۔ اس کے علاوہ گورنمنٹ کی جو سینا تھی اور حسین بدر الدین الحوتی کے جو سمرتھک تھے ان میں آپس میں کبھی کبھی جھڑپیں بھی ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ یہ جھڑپیں اتنی زیادہ بڑھ گئی تھیں کہ سن 2004 میں ایک دن گورنمنٹ کی فوج نے ایک مٹ بھیڑ میں حسین بدر الدین الحوتی کو ہی قتل کر دیا۔ بس وہیں سے زیدی مسلمانوں کی طرف سے اعلان جنگ ہو گیا، ایک ایسی جنگ کا اعلان کہ جس نے یمن کی پوری قسمت کو ہی بدل کر رکھ دیا۔ حسین بدر الدین الحوتی کی موت کے بعد ان کے جن سپورٹرز نے گورنمنٹ کے خلاف کھلی جنگ کا اعلان کیا تھا ان سبھی کو نام دیا گیا ہوتی ودروہی کا۔ شروع میں صالح سرکار کو یہ محسوس ہوا کہ ان تمام ہوتی لوگوں کو بڑی آسانی سے اور بڑے کم وقت میں ہی ہرا دیا جائے گا، کیونکہ ان لوگوں کے پاس نہ تو کوئی آرگنائز آرمی ہے اور نہ ہی کوئی ایڈوانس ہتھیار ہیں۔ ہمارے پاس تو آرمی ہے اور ساتھ ہی سپورٹ ہے امریکہ جیسے طاقتور دیشوں کا، مگر دوستو یہ سارے آنکڑے پوری طریقے سے غلط ثابت ہوئے اور 2010 آتے آتے گورنمنٹ کو ہوتی ودروہیوں کے سامنے جھکنا پڑا اور ان سے صلح کرنی پڑی۔ مگر دوستو اگلے ہی سال یعنی سن 2011 میں ایک بار پھر سے حالات بدلے اور علی احمد صالح کے جو پچھلے ایک لمبے وقت سے تاناشاہ کے
के तौर पर यमन पर हुकूमत कर रहे थे उनको हुकूमत छोड़कर अपने ही एक सहयोगी के जिनका नाम मंसूर हादी था उनको देना पड़ी। मगर ये हालात अभी भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे थे और हूती लोग भी दिन ब दिन और ज्यादा ताकतवर होते जा रहे थे। और फिर दौर आया सन 2015 का कि जब हूती लोगों ने यमन की राजधानी सना पर भी कब्जा कर लिया और वहाँ पर मौजूद जो राष्ट्रपति भवन था उसको भी अपने कंट्रोल में ले लिया। नतीजे में जो यमन के राष्ट्रपति थे यानी कि मंसूर हादी उनको फौरन देश छोड़कर भागना पड़ा। सऊदी अरबिया के जो हूती मुसलमानों का विरोधी हुआ करता था और यमन की कठपुतली सरकार को सपोर्ट किया करता था उसको अब धीरे धीरे ये एहसास हो चुका था कि हूती लोगों को हो ना हो पीछे से ईरान सपोर्ट कर रहा है, वरना हूती लोग ये सब कुछ अकेले कभी नहीं कर सकते थे। क्योंकि ईरान के लिए ऐसा करना कोई मुश्किल काम भी नहीं था क्योंकि वो तो ऑलरेडी लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह की मदद लंबे वक्त से इजराइल के खिलाफ करता ही आ रहा था। अब जाहिर है ईरान और सऊदी अरबिया की दुश्मनी तो जग जाहिर थी, इसीलिए अब सऊदी अरबिया ने भी स्ट्रांगली वहाँ की गवर्नमेंट को सपोर्ट करना शुरू कर दिया और अंदर ही अंदर ये कसम खा ली कि वो हर हाल में हूतियों को दबाकर वहाँ पर एक बार फिर से वही गवर्नमेंट कायम करेगा कि जो पहले हुआ करती थी। सऊदी अरबिया ने अरब के अलग अलग इलाकों की फौजों का एक गठबंधन बनाया और गठबंधन बनाकर यमन के ऊपर धावा बोल दिया और बस यहीं से यमन की पूरी किस्मत बदल गई और यमन में तबाही का एक नया दौर शुरू हुआ। मगर दोस्तों सऊदी अरबिया ने सन 2016 में एक खतरनाक और बहुत ज्यादा घिनौनी हरकत की। दरअसल हुआ ये कि यमन में हूती लोगों के जलाल नाम के एक बड़े लीडर हुआ करते थे। एक दिन उनके वालिद की वफात हुई थी। जलाल नाम के हूती लोगों के इन बड़े लीडर के वालिद का जब जनाजा ले जाया जा रहा था तो उसमें बेशुमार हूती लोग शामिल थे। ठीक उसी वक्त सऊदी अरबिया ने उस जनाजे के ऊपर हवाई हमले कर दिए। नतीजा ये हुआ कि 140 से ज्यादा लोगों ने इस हवाई हमले में जान गंवाई जबकि सैकड़ों लोग घायल हुए। जाहिर है सऊदी अरबिया की इस जालिमाना और अजीबोगरीब हरकत ने आग में घी डालने का काम किया था। जाहिर है हूती लोगों ने भी जवाब दिया और बदले में लगातार हमले करना शुरू कर दिए। सऊदी अरबिया और हूती लोगों के बीच चलने वाली इस जंग को 9 से 10 साल का एक लंबा वक्त गुजर चुका है मगर किसी भी पार्टी को कुछ खास हासिल न हो सका है। इस जंग में अगर वाकई कुछ हुआ है तो वो है सिर्फ और सिर्फ 2.5 लाख लोगों की मौत। यमन का एक बड़ा इलाका भी इस जंग की चपेट में आने की वजह से तबाह हो गया है। सऊदी अरबिया भी अमेरिका और यूके जैसी बड़ी ताकतों का सपोर्ट होने के बावजूद भी कुछ खास नहीं कर सका है, जबकि हूती लोग अभी भी आधे से ज्यादा यमन को कंट्रोल कर रहे हैं। फिलहाल खुशकिस्मती से पिछले कुछ महीनों से लगातार ये जंग रुकी हुई है और रुकने की वजह यही है क्योंकि हम जैसा कि जानते हैं कि अभी कुछ महीने पहले ही चाइना की कोशिशों से सऊदी अरबिया और ईरान के बीच दोस्ती हो गई है। जाहिर है जब सऊदी और ईरान की ही दोस्ती हो गई तो फिर सऊदी अरबिया और हूती ने भी जंग करने की बजाय टेबल पर आने का फैसला कर लिया और तब से ही ये जंग रुकी हुई है। अब एक बार फिर से अचानक से पूरी दुनिया में हूती लोगों की चर्चाएं होने लगी हैं। वो इसलिए क्योंकि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चलने वाली इस जंग में अचानक से हूती लोगों ने खुले तौर पर फिलिस्तीन की तरफ से इजराइल के खिलाफ उतरने का फैसला कर लिया है। फिलहाल दोस्तों आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें।